सबसे बड़ी बात यह है कि जो शंकराचार्य खुद थे, हाँ, इन्होंने बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री एक मॉनेस्ट्री उसको ये करके वहां उसने अपना मठ बनाया। अच्छा, जो मठ का कॉन्सेप्ट आया ना वो हाँ, शंकराचार्य से आया। यस, तो उसने मठ का कॉन्सेप्ट मठ वहां बनाया, अच्छा, बुद्धिस्ट टेम्पल पे बनाया। ये लालमणि जोशी कह रहे हैं, एविडेंस के साथ कह रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के साथ। ये जो महिराकुला तो इतने इसके अकाउंट जो है कि इन्होंने काफ़ी ब्राह्मीण को पैट्रोनाइज किया और बुद्धिज्म को काफ़ी फिजिकली हार्म करने की बात की। तो ये शिवा था। आप देखेंगे कि नई पार्लियामेंट बनी तो उसमें चोला डायनेस्टी शिवा पे भी विश्वास करने वाले थे। जो रेडिकल शिवाइज्म था वो यही थे। तो इसमें इन्होंने जो हिस्टोरिकल लोग बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत लोगों को मारा, बहुत विहारा ये किए। और लालमणि जोशी लिख रहे हैं कि लगभग 3 करोड़, अभी विश्वास नहीं होता इतना वायलेंस इस आदमी के, इस राजा के थ्रू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अकॉर्डिंग टू राजा तरंगिंत, महिकुला किल 3 करोड़ ऑफ ह्यूमन बीइंग। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आप सब जानते हैं कि बोध गया के महाबोधि महाविहार का इशू इन दिनों चर्चा में है। देश दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बोध गया में भी विगत 1 महीने से अधिक समय से बौद्ध भिक्षु और उपासक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। संसद में कई सांसदों ने इस पर आवाज उठाई, बिहार विधानसभा में भी आवाज उठी और यह आंदोलन समूचा देशव्यापी हुआ है। साथ साथ विदेशों में कई जगह पे लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो बोध गया के महाबोधि महाविहार का जो इशू है वो कैसे सॉल्व होगा और ये इशू किस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी के लिए, इस संदर्भ में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ देश के जाने माने विचारक, साहित्यिक, लेखक, संशोधक और यूजीसी के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर सुखदेव सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जिस तरह से हम देखते हैं कि बोध गया महाबोधि महाविहार का इशू इन दिनों काफी चर्चा में है, आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे जो ऑक्यूपेशन, जो एक हिस्टोरिकल साइट है बोध गया की, भगवान बुद्ध को जहां समाधि प्राप्त हुई थी, तो उस जगह पे अभी जो वाद चल रहा है, कई सालों से वाद चल रहा था, अभी फिर से प्रोटेस्ट होने से ये विषय चर्चा में आया है, तो आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे ब्राह्मणिज्म की फिलॉसफी को और वहां का जो अतिक्रमण हुआ है इस संदर्भ में? सारे भारत में और दुनिया में भी जिसके ऊपर चर्चा हो रही है और उसको सपोर्ट हो रहा है, मुझे लगता है कि ये जो ऑक्यूपेशन ऑफ गया टेम्पल है और काफ़ी दिनों से है, 17-18 सेंचुरी से है, उसको समझने के लिए जो स्ट्रेटेजी ब्राह्मणिज्म ने अपने आप को कायम रखने के लिए और बढ़ाने के लिए जो इस्तेमाल की है, वो स्ट्रेटेजी समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऑक्यूपेशन ऑफ बुद्धिस्ट टेम्पल, बुद्धिस्ट विहार जो है, वो एक तरीका है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो उन्होंने इस्तेमाल किया है। लेकिन वो सारे जो इंस्ट्रूमेंट बुद्धिज्म ब्राह्मणिज्म ने इस्तेमाल किए वो समझना बहुत ज़रूरी है। सवाल ये है कि पहला सवाल ये है कि भाई बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म में आपस में इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? राइट। तो इसमें यदि ये समझना है तो इसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और भी उनके अलावा कुछ लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर अपने विचार व्यक्त किए हैं और वो अभ्यासपूर्ण और रिसर्च के माध्यम से आए हैं। उसका सार यही है कि बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म में ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू से रहा। जब वैदिज्म इमर्ज हुआ, उसी के साथ साथ एक पैरेलल आइडियोलॉजी उसके खिलाफ इमर्ज हुई जो श्रमणिज्म था। बुद्धा के पहले की बात कर रहा हूँ मैं, BC 600 के पहले की बात है। उस वक्त भी वैदिक विचार जो थे, धार्मिक और सामाजिक विचार, वर्ण व्यवस्था के बारे में, उसको विरोध करने वाले पैरेलल विचार श्रमणिज्म के जो एक विचारधारा थी, उनके तरफ से वो विचारधारा आगे रखी जाती थी और उसी विचारधारा को फिर बुद्धिज्म ने
और बड़ी ऊंचाई पे उसको लिया है। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट इसलिए है कि वैदिज्म के जो विचार है वो और बुद्धिज्म के विचार, इसमें एक दो मुद्दों पे जो डिफरेंसेस है वो देखना जरूरी है। एक तो है कि जो बाबा साहेब ने बौद्धायन धर्म में कहा है कि व्हाट इज ट्रूथ, सत्य क्या है विश्व में। तो वैदिज्म में यह है, सत्य यह है कि जो जो भी वेदा में लिखा हुआ है, तीनों वेदा जो है, ऋग्वेदा, अथर्ववेदा और दूसरे वेदा, उसमें जो लिखा वही सत्य है। राइट। और वो सत्य अमर है और उसको वो बदला नहीं जा सकता। अच्छा। और उसको क्रिटिसाइज भी नहीं किया जा सकता, उसको आपको मानना होगा। इसके अगेंस्ट में बुद्धिज्म का विचार सामने आया और शमनिज्म का विचार सामने आया कि नहीं भाई, सत्य जो है वो ये है कि यदि हम जो चीज एक्सपीरियंस करते हैं, जिससे हमें बॉडी को सेंसेशन भी होता है, जिससे हम फील करके समझ सकते हैं और हम हमारे अनुभव के आधार के ऊपर हम चीजें देखते हैं, तो वो सत्य है। और सत्य के लिए या कोई भी चीज होती है उसके लिए कारण भी होता है, उसका आउटकम भी होता है, जो प्रत्युत्तर समुत्पाद का कॉन्सेप्ट दिया बुद्धा ने, कॉज एंड इफेक्ट। तो पहला तो ये डिफरेंस बहुत जरूरी है, जो आज भी कहा जा रहा है कि भाई वेदा को एक्सेप्ट करो, सब सत्य जो है वेदा में है। तो ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा जो वैदिज्म की जो धार्मिक विचारधारा है और जिसके साथ सामाजिक विचारधारा भी जुड़ी हुई है कि भाई भगवान है, भगवान ने विश्व निर्माण किया, मानव समाज को निर्माण किया और भगवान की पूजा अर्चा करोगे तभी आपका कल्याण होगा। और वो जो भगवान की जो पूजा है वो आपको कुछ रिचुअल परफॉर्म करके करना होगा। हर एक चीज के लिए आपको कुछ चाहिए तो आपको रिचुअल करना होगा। और सैक्रिफाइस भी है, एनिमल सैक्रिफाइस भी है। अब वो नहीं है लेकिन पहले था। और ये सारी चीजें जो है भगवान तक पहुंचाने के लिए ब्राह्मण प्रीस्टहुड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बगैर प्रीस्ट से नहीं वो बात बोलते। तो रिचुअल, सैक्रिफाइसेस, ब्राह्मण प्रीस्टहुड फॉर द गॉड एंड टू गेट द ब्लेसिंग फ्रॉम द गॉड, ये मूलतः ब्राह्मणिज्म की धार्मिक विचारसरणी है। और भी उसमें हाई लेवल के विचार होंगे लेकिन बेसिकली यही है। दूसरा उसमें कर्म सिद्धांत भी है, रिबर्थ का भी कॉन्सेप्ट है, सोल का भी कॉन्सेप्ट है। वेदिज्म सोल को मानता है कि जो इटर्नल है, निरंतर है, आदमी मरने के बाद उसका सोल कायम रहता है और आदमी का पुनर्जन्म उस सोल के माध्यम से ही होता है। अच्छे कर्म किए तो अच्छा जन्म मिलेगा, बुरा किए तो बुरा मिलेगा, सोल के थ्रू। तो रिबर्थ का कॉन्सेप्ट है। ये सारी धार्मिक विचारसरणी वैदिज्म की थी, लेकिन इसके खिलाफ श्रमणिज्म एज वेल एज बुद्धिज्म था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है वैदिज्म में वो समझ लेनी चाहिए हमें, वो ये है कि वो हाउस होल्ड यूनिट जो है, हाउस होल्ड, उसको बहुत मानता है। वो बनाना चाहिए, शादी करके हाउस होल्ड बनाना और सन पैदा करना ज्यादा, इसके ऊपर जोर है। इसके विरोध में या इससे डिफरेंसेस शमनिज्म की हुई है भी, बुद्धिज्म की हुई है। और बुद्धिज्म का मेजर डिफरेंस है कि भाई हम तो भगवान को मानते नहीं, हमें नहीं मालूम भगवान है या नहीं, हमें ये नहीं मालूम भगवान ने विश्व निर्माण किया या समाज निर्माण किया है। अच्छा, एक बात और है जो मैं बताना भूल गया कि ये तो रिलीजियस आइडियोलॉजी, लेकिन सामाजिक आइडियोलॉजी भी, विचारधारा भी दी है वैदिज्म ने। वो है वर्ण व्यवस्था। शुरू में वर्ण व्यवस्था थी, बाद में उसका कन्वर्जन जाति व्यवस्था में हुआ। तो सोसाइटी जो है वो कास्ट सिस्टम पे बेसिस पे होगी, जिसमें ग्रुप होंगे और हर एक ग्रुप के अलग अलग राइट होंगे। और कास्ट सिस्टम जो है इनइक्वालिटी पे बेस्ड है। हाई कास्ट को ज्यादा अधिकार, लोअर कास्ट को कम अधिकार। जैसे आप नीचे जाओगे अधिकार कम हो जाएंगे, बहुत सामाजिक, पॉलिटिकल एंड स्पेशली आर्थिक अधिकार। तो ये जो सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था है, इस दोनों विचारधारा के खिलाफ बुद्धिज्म खड़ा रहा। और बुद्धिज्म की अपनी विचारधारा थी कि भाई हम भगवान को नहीं मानते, हम नहीं मानते कि भाई भगवान की पूजा करने से कुछ जीवन में परिवर्तन आता है। भगवान को मानते ही नहीं तो पूजा करने का कोई मतलब नहीं। उनकी विचारधारा ये थी कि भाई समाज है, समाज में लोग हैं, तो हमने ऐसे प्रिंसिपल देनी चाहिए उनकी बिहेवियर की जिससे सबका कल्याण हो। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो उसमें उन्होंने प्रिंसिपल दे दिए इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से, पंचशील दिए और आर्य अष्टांगिक मार्ग दिए। तो बुद्धा की जो मेन प्रिंसिपल ये थे कि कोई प्री डिटरमिन नहीं है, जो वेदा ने कहा है। जो चीजें होती है उसको कॉज है, उसको इफेक्ट है। हाँ, ठीक है ना।
और दूसरा जो है कि समाज में यदि लोग हैं तो समाज इस तरह से अपने आप में व्यवहार करे, बिहेव करे, जिससे सबका कल्याण होगा। और उसके लिए फिर पंचशील और आर्य अष्टांगिक मार्ग दिए है। दूसरी बात है कि कर्म, वैदिक धर्म के कर्म सिद्धांतों को भी नकारा है उन्होंने कि पास्ट में जो आपने कर्म किया वो आपका प्रेजेंट लाइफ डिटरमिन करेगा, या प्रेजेंट लाइफ में जो किया वो फ्यूचर करेगा, उसको उन्होंने डिनाई किया। उन्होंने अलग से थ्योरी दी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अच्छी तरह इंटरप्रेट की कि भाई वर्तमान में जो आप अच्छे काम करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। एज यू सो सो डू यू रीप, जैसे बीज बोओगे वैसे आपको मिलेगा। सोल को डिनाई कर दिया कि देयर इज नथिंग लाइक सोल, और रिबर्थ भी नहीं है। रिबर्थ का इंटरप्रिटेशन बाबा साहब ने वहाँ अलग से दिया है, उसमें जाने की जरूरत नहीं। तो उसमें जो वैदिज्म के जो धार्मिक विचार है उसके बिल्कुल विरुद्ध विचार बुद्धिज्म ने रखे। दूसरा, बुद्धिज्म ने सामाजिक व्यवस्था ऐसी है जिसमें इक्वेलिटी है, समानता है, स्वतंत्रता है। तो आप देखेंगे कि बुद्धिज्म और ब्रह्मिज्म में कॉन्फ्लिक्ट होने का हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट लगातार जो हो रहा है और जो आज भी है, उसका कारण ये है कि उनकी जो आइडियोलॉजी है रिलीजियस और सोशल, वो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। बिल्कुल। अच्छा, आप ये सवाल करोगे भाई भिन्न है तो क्या है? क्रिश्चियनिटी की भी भिन्न है, मुस्लिम की भी, इस्लाम की भी भिन्न है, या बुद्धिज्म की है, जैनिज्म है, सिखिज्म है, लेकिन ब्रह्मनिज्म में बुद्धिज्म में टकराव क्यों है? उसका कारण मुझे जो लगता है, मेरी समझ में, और बाबा साहब ने भी जो कहा है कि बोथ रिलीजियस आइडियोलॉजी और सामाजिक आइडियोलॉजी जो है, सामाजिक तत्वज्ञान जाति के आधार के ऊपर और धार्मिक, इसमें हाई कास्ट का पर्सनल गेन है। इसमें मटेरियल गेन है और सोशल गेन है, लेकिन सोशल गेन से ज्यादा मटेरियल गेन है। सोशल गेन से आपको सिर्फ थोड़ा सा एलिवेटेड फील करोगे कि मैं हाई कास्ट का हूँ, आपके साथ शादी नहीं करूंगा वगैरह वगैरह, लेकिन वो साइकोलॉजिकल इल्यूजन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको एडवांटेज इकोनॉमिक मिल रहा है। आप कह रहे हैं कि सारी प्रॉपर्टी मेरी रहेगी, एजुकेशन मेरा रहेगा, आपका नहीं रहेगा, तो वो प्रिविलेज जो ब्राह्मणिज्म छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए ये भिन्नता समझ लेनी चाहिए, इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट रहा। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या किया कि उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को फिर उसी तरह इंटरप्रेट किया कि इंडियन हिस्ट्री बहुत सारी चीजें हुई होंगी, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो इंडियन हिस्ट्री का है वो ये है कि उनका संघर्ष रहा है। राइट। तो बुद्धिज्म को उन्होंने कहा है कि रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन। तो बुद्धिज्म जो है वो रिवोल्यूशनरी रहा और ब्राह्मणिज्म है जो काउंटर रिवोल्यूशन रहा। तो वो संघर्ष लगातार चलता रहा। ये तो एक बैकग्राउंड बात होगी। अब दूसरा मुद्दा जो है कि ये जो संघर्ष रहा, उस संघर्ष के कुछ फेजेस है, वो समझ लेना थोड़ा सा जरूरी है। पहला फेज ये है कि जैसे मैंने कहा कि वैदिज्म, अर्ली वैदिज्म के खिलाफ अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी श्रमणिज्म की थी, और 600 BC में फिर लॉर्ड बुद्धा ने वो विचारधारा रखी जो वैदिज्म की विचारधारा की ये थी। उसका बहुत बड़ा प्रभाव हुआ और उसको प्रैक्टिस में लाया अशोका ने। राइट। और अशोका ने प्रैक्टिस में बुद्धिज्म को ला के सोसाइटी को परिवर्तन करने की कोशिश की। तो बुद्धिज्म, राइज ऑफ बुद्धिज्म और अशोका, ये एक अशोका का पीरियड जो है 600 BC से लेके 230 BC तक, ये जो पीरियड है ये रिवोल्यूशनरी पीरियड रहा है। इसके बाद उसका एक परिणाम ये हुआ जो समझ लेना बहुत जरूरी है, वो आज के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल उसको रिलेवेंस होगा, मैं आगे जाके कहूँगा। वो ये है कि बुद्धिज्म की वजह से और अशोका की वजह से ब्राह्मण के प्रिविलेजेस कम हो गए। जाति व्यवस्था को विरोध कर दिया, जो स्पेशल इकोनॉमिक और रिलीजियस ये थे वो प्रिविलेज चले गए। सैक्रिफाइस नहीं था, प्रीस्टहुड नहीं था, तो सोर्स ऑफ इनकम भी चले गया। तो जो ब्राह्मण के जो प्रिविलेजेस है वो बुद्धिज्म की वजह से बुद्धा के पीरियड में ज्यादातर अशोका के पीरियड में गए। इसलिए जो मौर्य बुद्धिस्ट किंग थे उसके खिलाफ लगातार एक अंदरूनी संघर्ष चल रहा था। और उसका हाई पॉइंट ये था कि जो लास्ट मौर्य किंग है उसकी हत्या कर दी गई पुष्यमित्र शुंग के हाथों से, जो जनरल था उनका, और वो ब्राह्मण था। तो वो एक स्ट्रेटेजी सी, कॉन्स्पायरेसी थी कि उनको मारने की। उस डेट से फिर आप देखेंगे कि काउंटर रिवोल्यूशन शुरू हो गई। तो वो काउंटर रिवोल्यूशन वो शुरू ऐसे हुई कि उन्होंने ब्राह्मणिकल विचारधारा को रिवाइव किया, सैक्रिफाइसेस, रिचुअल्स, और उन्होंने यज्ञ किया जब वो सत्ता में आए। और फिर उन्होंने कहा कि इसको ब्राह्मणिज्म के अधिकार को रिटर्न फॉर्म में और कायदे के रूप में लाना चाहिए, फिलोसॉफिकली और लीगली।
और तब जाके फिर मनुस्मृति लिखने की बात हुई। तो मनुस्मृति कोई ऐसी लिखी नहीं गई। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचार ये है कि मनुस्मृति पुरुषोत्तम शुंग ने ऑन पर्पस लिखी। वो मनु एक टोपन नाम था, जो लिखने रहते थे उनको टोपन नाम मिलता था, लेकिन जो जिसने लिखी है उसका नाम है सुषमती भार्गव है मेरा ख्याल है, उन्होंने वो लिखी है। तो मनुस्मृति ने क्या किया कि ब्राह्मणों के पूर्ण अधिकार रिस्टोर किए और उसके धार्मिक जो आइडियोलॉजी उसको रिस्टोर की। तो आइडियोलॉजिकली उसको ब्राह्मणिज्म को उसने फिर एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। तो हम आगे के पीरियड में देखेंगे, यदि ये तो मनुस्मृति लगभग BC 175 है ईयर, AD 1 के कुछ 2.25 साल पहले की बात है। लेकिन उसके बाद फिर वो काउंटर रिवोल्यूशन की प्रोसेस लगातार चली। उसमें जिन लोगों ने काम किया है उन्होंने ये उसमें लिखा हुआ है कि काउंटर रिवोल्यूशन ने बुद्धिज्म को फिर एलिमिनेट करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी अपनाई। अच्छा, वो जो स्ट्रैटेजी अपनाई वो 2 तरह की स्ट्रैटेजी है। एक जो है कि ब्राह्मणिज्म को वैचारिक आधार पे रिवाइव करना किया जाए। हाँ। तो उसको वो कहते हैं वॉर ऑफ पेन ओके आइडियाज। तो उसमें आप देखेंगे उसके बाद फिर पुराना लिखे गए, उसके बाद उपनिषद भी कुछ लिखे गए, स्मृति लिखी गई, मनुस्मृति के बाद फिर विष्णु स्मृति, नारद स्मृति, बहुत सारी स्मृति लिखी गई। और उसमें सारा जस्टिफिकेशन है ब्राह्मणिज्म का और बुद्धिज्म की क्रिटिसिज्म है। इतनी क्रिटिसिज्म ज्यादा है कोई उसकी हद नहीं। उसके बाद में महाभारत भी है, रामायण भी है, गीता भी उसी पर्पस से लिखी गई। गीता वाज आल्सो ए काउंटर रेवोल्यूशनरी टेस्ट, वही बाबा साहेब बकायदा है। 1944 में उन्होंने कहा कि ये जो है काउंटर रिवोल्यूशन का है, वो गीता और मनुस्मृति 2 ग्रंथ काउंटर रिवोल्यूशन की प्रतीक है। तो आप ये देखोगे कि मनुस्मृति के बाद और फर्स्ट AD के बाद तो 700 AD तक यू समझ लीजिए 700-800 साल लगातार बुद्धिज्म के खिलाफ आइडियोलॉजिकल लेवल पर हमला रहा और उसको रिस्टोर करने की, ब्राह्मणिज्म को रिस्टोर करने की बात। उसमें इसमें जो रोल रिस्टोर करने में किया, आइडियोलॉजिकली एस्टेब्लिश ब्राह्मणिज्म को और बुद्धिज्म को नकारा, उसमें उस मुद्दे पे मैं आऊँगा। उस पे कुमारी ला और शंकराचार्य का बहुत बड़ा रोल है। शंकराचार्य का पीरियड है 750 AD के करीब है, उसके पहले कुमारी ला है। ये इन्होंने बहुत संघर्ष किया बुद्धिज्म को हार्म करने के लिए और शंकराचार्य ने भी वही किया। और पहला तो अटैक किया बुद्धिस्ट प्रिंसिपल पे, बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी पे, जाति व्यवस्था का पुरस्कार किया, ब्राह्मण रिलीजन को सपोर्ट किया, लेकिन साथ साथ उन्होंने दूसरा तरीका भी अपनाया। ये लाल मेहर जी ने बड़ा अच्छी तरह उसको किया है कि वॉर ऑफ ब्राह्मणिज्म ऑन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के साथ जो हल्ला हुआ वो सिर्फ पेन का ही नहीं था। अच्छा, एक ग्रंथ लिख के उनको क्रिटिसाइज करो, वो तो हुआ और बड़े तादाद पे हो गया। 18 पुराना लिखे गए और बहुत सारे लिटरेचर है, गीता है, रामायण है, महाभारत है और बहुत सारा लिटरेचर आगे का है। लेकिन वायलेंस का भी इस्तेमाल किया, फिजिकल वायलेंस का इस्तेमाल। तो इसमें आपने जो सवाल पूछा है, इसमें मैंने देखा तो जो स्ट्रेटेजीज इस्तेमाल की फिजिकल वायलेंस की, वो ये की कि पहले तो प्रिस्टी क्लास जो था, भिक्खु, उनको खत्म करने की बात हुई। और उसमें बहुत वायलेंस हुआ इसके खिलाफ, बुद्धिस्ट प्रीस्ट के खिलाफ। उसका एक कारण जो मैं बाद में आऊंगा, वो ये पॉसिबल कैसे हुआ कि इसी पीरियड में ब्राह्मण किंग आए। तो ब्राह्मण किंग ने प्रोटेक्शन, ब्राह्मणिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी कोशिश की। उसके प्रोटेक्शन के तहत भिक्षु के ऊपर काफी अत्याचार किए। अब मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ कि बहुत सारे एग्जाम्पल है, वो मैं बाद में दे दूंगा। तो पहला तो ये है कि प्रीस्टहुड को खत्म करना और हरासमेंट के थ्रू, फिजिकल हरासमेंट के थ्रू, ह्यूमिलिएशन के थ्रू, इंटिमिडेशन के थ्रू। दूसरा जो है किताबों को खत्म करना। मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे सारे किताबें जो है खत्म करने की कोशिश की, बुद्धिस्ट लिटरेचर सारा।
आज मिलता नहीं है वो। हाँ। जैसे मैं आगे बताऊंगा कि लालमणि जोशी ने कहा कि सिर्फ 4-5 ग्रंथ कायम रहे, बाकी सारे चले गए। अच्छा। हाँ। तीसरा इंस्ट्रूमेंट उन्होंने जो किया कि वो विहारा को डिस्ट्रॉय करना। तो लालमणि जोशी ये कह रहे हैं कि जितने भी विहारा आते हैं उससे थोड़े बहुत विहारा जो है मुस्लिम एग्रेशन की वजह से हुए होंगे, लेकिन मुस्लिम एग्रेशन की वजह से इतने नहीं हुए। जो बेसिकली बुद्धिस्ट विहारा का डिस्ट्रक्शन हुआ वो हुआ ब्राह्मणिज्म के थ्रू। राइट। फिजिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ विहारा, वो आज हमें देखने को मिलता है। तो मतलब ये हम माने कि जो बुद्धिज्म को एलिमिनेट करने के लिए विहारास का भी ज्यादा इस्तेमाल हुआ, और सम्राट अशोक ने जितने भी स्तूप बनवाए थे उसके ऊपर आज हम लोग देखते हैं कि बड़े पैमाने पे सिंदूर लगा के उसको फिर ये किया जाता है। इवन एक जमनालाल खोबरागढ़ जी की किताब थी कि जो तिरुपति बालाजी का जो शाइन है, बुद्धिस्ट शाइन है, बाबा साहब ने स्वयं कहा कि विट्ठल का जो पंढरपुर का टेम्पल है बुद्धिस्ट शाइन है, और कई ऐसे देश में बड़े बड़े आज टेम्पल्स है वो बुद्धिस्ट शाइन्स ही थे। तो यही स्ट्रेटेजी बोधगया के महाविहार के लिए इस्तेमाल की गई, और यही स्ट्रेटेजी बाकी जो विहार है स्तूप के लिए इस्तेमाल की गई। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पॉइंट बताया कि जहां जहां बुद्धिस्ट विहारा को डिस्ट्रक्शन करना था वो तो डिस्ट्रक्शन उसका हुआ, लेकिन चौथी स्ट्रेटेजी ये की कि उसको ऑक्युपाई करो। अच्छा, और उसको ऑक्युपाई करो, डिस्ट्रक्शन के बजाय उसको ऑक्युपाई करो। और उसको ब्राह्मणिकल गॉड और टेम्पल में कन्वर्ट करो। यस, ये नीतियां जो है वो बनाई गई। तो ये 4 इंस्ट्रूमेंट आप देखे होंगे कि ये इस्तेमाल किए गए। दूसरा इसमें ये रहा, जैसे आपने कहा कि फिर ऑक्युपाई करने के बाद जो है वो बहुत सारे लोग आजकल लिख रहे हैं। बाबा साहब ने कुछ कहा, जैसे आपने कहा कि पंढरपुर जो है वो बुद्धिस्ट विहारा था, क्योंकि विट्ठल और पांडुरंग ये दोनों बुद्धिस्ट वर्ड है ना। ये है तो उन्होंने कहा। फिर पुरी का नाम आ जाता है, तिरुपति का नाम आ जाता है, और कितने होंगे। तो केरला का पद्मनाभ टेम्पल कभी है। तो ये लालमणि जोशी कह रहे हैं कि देयर वाज अ लार्ज स्केल ऑक्युपेशन ऑफ बुद्धिस्ट विहारा बाय द ब्राह्मणिकल प्रीस्ट, और उसको फिर कन्वर्ट किया, उसको चेंज किया। एक तो ये हुआ। तो दूसरा जो है कि जो सोर्ड की बात हो रही है, फिजिकल वायलेंस की बात हो रही है, वो राजाओं ने भी की है। तो इसमें जो राजाओं के नाम स्पेशली आते हैं जिन्होंने बहुत ही वायलेंस किया। एक जो है इसका नाम काफी लिटरेचर में है, महिराकुला। दूसरा है शशांक। शशांक ने तो बोधगया में तो काफी अटैक किया है। और उसके अलावा फिर उसके पहले पुरुषमित्र शुंग ने भी कुछ किया होगा, ज्यादा अकाउंट नहीं है उसका। तो अर्ली फेज का है वो, लेकिन बाद के जो है, और कुछ हद तक इसमें भी गुप्ता डायनेस्टी ने भी किया है। तो इसकी तो ये जो महिराकुला तो इतने इसके अकाउंट जो है कि इन्होंने काफी ये ब्राह्मण को पैट्रोनाइज किया और बुद्धिज्म को काफी फिजिकली हार्म करने की बात की। तो ये शिवा था। आप देखेंगे कि नई पार्लियामेंट बनी तो उसमें चोला डायनेस्टी शिवा पे भी विश्वास करने वाले थे। जो रेडिकल शिवाइज्म था वो यही थे। तो इसमें इन्होंने जो हिस्टोरिकल लोग बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत लोगों को मारा, बहुत विहारा ये किए। और लालमणि जोशी लिख रहे हैं कि लगभग 3 करोड़, अभी विश्वास नहीं होता इतना वायलेंस इस आदमी के, इस राजा के थ्रू हुआ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अकॉर्डिंग टू राजा तरंग गिंत, महिकुला किल 3 करोड़ ऑफ ह्यूमन बीइंग। अच्छा, सो यू कैन इमेजिन दी वायलेंस। कौन से सदी की बात है? ये 700 AD के पीरियड में है ये। और इसने ये भी स्टैटिस्टिक दिया कि उसके चलते फिर उस पीरियड में उन्होंने माइग्रेशन देखा भिक्षु का, कि चाइना में भिक्षु की संख्या बहुत बढ़ गई। क्योंकि वो चले गए वहां से। तो उसी के पीरियड में आपको शशांक नजर आता है। और शशांक काफी
काफी मतलब हार्म उन्होंने पहुंचा हुआ है। और शशांक के उसने भिक्खू और विहारा को तो एक किया है, लेकिन उसके 2-3 एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं आपको देना चाहूंगा। एक तो है कि वो जो स्टोन था जिसके भगवान बुद्ध के प्रिंट थे पैर के, वो स्टोन को उसने गंगा में फेंक दिया, अच्छा, पाटलिपुत्रा में। ओके। दूसरा उन्होंने क्या कह दिया कि ये बोधि ट्री जो गया है, उसने उसको काटा, रूट तक काटा और जला भी दिया था। हाँ, ठीक है ना। और फिर वहां बुद्धा की इमेज जो थी, उस बुद्धे की इमेज को निकाल के वहां शिवा की इमेज बना दी बुद्ध गया। अच्छा, ये कौन से ये वो फैनेटिक शिवाइट था और बहुत ऑपरेशर था बुद्धिज्म का। ये अकाउंट सारा कहाँ से आ रहा है? बिल्कुल ये सही अकाउंट है, मतलब हिस्टोरिकली बेस्ड है कि फायन जो चाइनीज किंग था, ये 500-600 एडी में आया, राइट। उसके बाद 3 चाइनीज स्कॉलर और आए, तो उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया कि कैसा डिस्ट्रक्शन हुआ। वो डिस्ट्रक्शन इतना अच्छे तरीके से स्कॉलर ने दिया हुआ है कि वैशाली में जब ये फायन जो है वो 518 में आया था, और ये जो दूसरे जो है 2 भिक्खु थे वो 700 सेंचुरी में आए। तो उन्होंने डिस्क्रिप्शन जो किया है कि वैशाली में बिल्कुल रूइन बन गई थी वैशाली। बुद्ध विहारा जो है, बस जहाँ हजारों में मॉन्क होते थे वहां सिर्फ 100 मॉन्क थे। अच्छा। और विहारा जो डिप्लिकेटेड कंडीशन में थे। कन्नौज में 2 ही मॉनेस्ट्री बची हुई थी कन्नौज में, कोई मॉन्क नहीं था, सारे चले गए थे। उसके बाद उदयान एक प्लेस था जहाँ तभी भी 1400 मॉनेस्ट्रीज थी। अच्छा। और 18,000 मॉन्क थे, वो सारे रिड्यूस हो गए। गंधारा में भी वही हालत थी, तक्षशिला की बुरी हालत थी। सिंध में बुद्धिज्म का बड़ा प्रभाव था, तो वो भी पाकिस्तान में, हाँ वो भी ये हो गया। अब इसमें मैं नीचे नहीं जाऊंगा, लेकिन मथुरा, सुरगमा और सारे जो जगह जहाँ ये दोनों गए, वहाँ उन्होंने 2 बातें पाई। एक तो बुद्धिस्ट विहारा बहुत कम हुई, जो 500 एडी में आया था, ये 700 एडी में आया। बुद्धिस्ट विहारा कम हो गए, बुरी हालत में थे, मॉन्क बहुत कम थे, मॉन्क चले गए थे। लेकिन साइमल्टेनियसली उन्होंने ये पाया कि टेम्पल की संख्या सेवरल टाइम ज्यादा बढ़ गई थी, ज्यादा बढ़ गई, और हिंदू प्रीस्ट जो थे वो काफी उसकी संख्या बढ़ी। तो ये उन्होंने क्या किया है कि ये सिर्फ सिचुएशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ की नहीं है, तो उन्होंने ईस्टर्न इंडिया, उड़ीसा, साउथ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया, इसके सबकी स्टैटिस्टिक दी है कि कैसे बुद्धिस्ट विहारा डिक्लाइन हो गए, बुरी हालत में आ गए, और राइज ऑफ ब्राह्मणिज्म इन टर्म्स ऑफ टेम्पल एंड दी प्रीस्ट कैसे बढ़ा। और अब मैं आपने पूछा था कि तो इसमें से बहुत सारे विहार जो ऑक्युपाई किए, उसको कन्वर्ट किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो शंकराचार्य खुद थे, इन्होंने बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री एक मॉनेस्ट्री उसको ये करके वहां उसने अपना मठ बनाया। अच्छा। तो मठ का कॉन्सेप्ट आया ना, वो शंकराचार्य से आया। यस। तो उसने मठ का कॉन्सेप्ट मठ वहां बनाया। अच्छा। बुद्धिस्ट टेम्पल पे बनाया। ये लालमणि जोशी कह रहे हैं, एविडेंस के साथ कह रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के साथ कह रहे हैं। कहाँ पर? ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ में ही है मेरा ख्याल है। ओके। लेकिन ये 788 की बात है। ये देखो, शंकरा इज नोन टू हैव फाउंडेड हिज मठ on the site of the Buddhist monastery. His anti-Buddhist activities may have been very, very terrible. तो ये नॉर्थ में है। इसका एविडेंस इन्होंने भी दिया है, तिब्बत लोगों ने दिया है। तो शंकराचार्य और कुमारिला इनका रोल बहुत रहा है बुद्धिज्म को डिक्लाइन करने के लिए। तो संक्षिप्त में मैं बताऊं कि जो काउंटर रिवोल्यूशन बुद्धिज्म के खिलाफ हुई मनुस्मृति के बाद, इसने दोनों मार्ग अपनाए। एक तो आइडियोलॉजिकल रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म थ्रू लिटरेचर, राइट, एंड एट द सेम टाइम क्रिटिसाइजिंग बुद्धिज्म, और दूसरा फिर फिजिकल वायलेंस का इस्तेमाल किया हुआ है।
और जिसमें 4 हिस्से हैं कि भिक्षुओं का हरेसमेंट। एक एग्जांपल ये दे रहे हैं कि इंदौर में एक बहुत खतरनाक राजा था, तो उसके भाई ने एक बुद्धिस्ट के नाक में धागा या कुछ डाल के बैल के साथ जुड़वाया था। तो ये इसको पूरा एविडेंस नहीं होता है, लेकिन उन्होंने दिया है, किताब में दिया है। लेकिन उसका सार इतना ही है कि कितना अत्याचार भिक्षुओं के हुआ है। डिस्ट्रक्शन ऑफ विहारास, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रीस्टहुड, एक्वायरिंग बुद्धिस्ट विहारा, उसको ब्राह्मणिज्म में कन्वर्ट करना, जो गया जिसका एक एग्जांपल है, जिसमें शिवा की मूर्ति भी बनाई थी, लेकिन बाद में फिर अशोका बाद में की पीरियड में उसको रिस्टोर किया गया गया को, लेकिन उन्होंने पोजीशन छोड़ा नहीं है। और लिटरेचर को खत्म करना, कुछ लिटरेचर नहीं बताया था। तो ये सारे स्ट्रेटेजी जो है वो इस्तेमाल की गई है। अब मुझे ये लगता है कि ये जो वायलेंस जो है ये सिर्फ एक ही स्कॉलर ने नहीं कहा, मैंने पिछली बार भी आपको दिखाया था कि ये इटालियन स्कॉलर है। अच्छा, ये जो इसका टाइटल ये है हार्डशिप एंड डाउनफॉल ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। अच्छा, गोवानी वेराडिटी, ये अभी इनकी डेथ हुई 2 साल पहले। अच्छा, इन्होंने किताब लिखी है, ये सारा पूरा डिस्क्रिप्शन है वायलेंस। इटालियन लेखक है, इन्होंने किताब लिखी है किस तरह से बुद्धिज्म डिक्लाइन हुआ है भारत में, और यूज ऑफ वायलेंस और वायलेंस का इस्तेमाल किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है। तो ये बैकग्राउंड मुझे लगता है इसका है कि ये ट्रेडिशनली, मतलब अगर हम इतिहास में देखें तो इतिहास में ये परंपरा शुरू हुई थी कि बुद्धिस्ट विहारास को आप ऑक्युपाई करो, उसे डिस्ट्रक्ट करो, या फिर उसको फिर से उसके ऊपर अपना अस्तित्व स्थापित करो। ब्राह्मणिज्म का एक तरह से कि कोई परवाह न करते हुए मूर्ति को आप चेंज करो। हाँ, वो तो कई मूर्तियां ऐसी है भारत में अभी की वो बिल्कुल सिमिलर लगते हैं कि बुद्धा की इमेज है, उसको कुछ नहीं कर पाए क्योंकि स्थापत्य कला उनके पास में नहीं थी। कई कलाएं थी जो बुद्धिज्म के साथ में थी, वो ब्राह्मणिज्म के पास में नहीं थी उस समय। तो इसमें मैं सार में इसमें यही कहूँगा, मतलब कि लालमणि जोशी जो बहुत बड़े स्कॉलर है, नहीं रहे, वो हार्वर्ड में भी थे और पंजाबी में उन्होंने पढ़ाया। उन्होंने जो अपनी किताब में लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, इससे सारा सार उसमें आ जाएगा। अच्छा। वो ये कह रहे, मोस्ट ऑफ द एक्सटेंट बुद्धिस्ट इमेजेस इन इंडियन म्यूजियम, एक्सटेंट मतलब टूटी हुई, इन इंडियन म्यूजियम आर डैमेज, म्यूटिलेटेड मतलब उसको खराब कर दिया, बिकॉज ऑफ ह्यूमन वैंडलिज्म। एंड नॉट, आदमियों ने किया है, लेकिन ये कह रहे हैं नॉट ऑल दिस वैंडलिज्म कैन बी एट्रीब्यूटेड टू मुस्लिम इन्वेजन और एक्सीडेंट। एक थ्योरी थी कि मुस्लिम ने कुछ किया है, नालंदा जैसे डिस्ट्रॉय किया है, तो बुद्धिज्म का जो डिक्लाइन हो गया है बिहार का, वो सिर्फ मुस्लिम की वजह से हुआ, ऐसा एक विचार है और एक्सीडेंट है, ये उसको डिनाई करते हैं। ये कह रहे हैं नॉट ऑल दिस वैंडलिज्म कैन बी एट्रीब्यूटेड टू मुस्लिम इन्वेजन और एक्सीडेंट of thousands of Buddhist texts in several Indian languages, not more than 4 have survived in India. बताइए। Brahmanical occupation of Buddhist shrine, Brahmanical occupation of Buddhist shrine also suggests persecution and violence. बुद्धिस्ट के विहारा को काबिज करना और उसमें उसको मंदिर में कन्वर्ट करना, ये भी एक वायलेंस बताता है। टिपिकल ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल एटीट्यूड टू बुद्धिज्म इज रिफ्लेक्टेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेड इन द सीक्रेट बुक ऑफ हिंदूज। जो एंटागोनिज्म है बुद्धिज्म के खिलाफ, ब्राह्मण लिटरेचर में वो लिखा हुआ है, और ये वही सब कुछ बताता है। वो ये है, ब्राह्मण who enter a Buddhist temple even in a great calamity, बारिश आ गई, कुछ आ गया, even in a great calamity cannot get rid of the sin by hundreds of expiration, since the Buddhists are heretics and critics of Veda. अब ऑक्यूपेशन की बात जो है वो बड़ी एविडेंस के साथ कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कुछ नंबर भी दिया उन्होंने। तो मैं ये समझता हूँ कि उसको ब्रीफ में रखे तो ये कह सकते हैं हम कि ऑक्यूपेशन ऑफ गया
विहारा और दूसरे जो विहारा जिसका आपने जिक्र किया है, वो एक स्ट्रेटेजी ब्राह्मणिज्म ने शुरू से अपनाई है, राइट। और बेसिकली इसका इस्तेमाल हुआ 700-600 एडी के बाद, और 1200 तक तो बुद्धिज्म बिल्कुल एलिमिनेट हो गया था। और इसका ये सारे कर इसलिए पाए कि जो लगातार राजे आए, किंग्स आए, वो ब्राह्मणिज्म को सपोर्ट करने वाले थे। इससे जो किंग ने भी एट्रोसिटीज की, जैसे 3 राजाओं के नाम हमें लिए, लेकिन सोसाइटी ने फिर जो बुद्धिस्ट सोसाइटी थी उनको हरास करना शुरू कर दिया। तो बाबा साहेब की भी तो अपनी थ्योरी है कि राइज एंड डाउनफॉल ऑफ बुद्धिज्म। तो उनका कहना है कि डिक्लाइन तो कहीं मुस्लिम ने अटैक की वजह से हुआ है थोड़े, लेकिन ज़्यादा जो फॉल हुआ है बुद्धिस्ट सोसाइटी का, वो द फिजिकल वायलेंस, हरासमेंट एंड इंटिमिडेशन, एक्विजेशन ऑफ द विहारास बाय द ब्राह्मणिज्म, ये उसका कारण है डाउनफॉल का। तो मेरा ख्याल है गया का जो ऑक्यूपेशन है और छोड़ने की जो इच्छा नहीं है, उसकी अपनी हिस्ट्री है। वही है, वही एक इंस्ट्रूमेंट लगातार इस्तेमाल किया है, और इंस्ट्रूमेंट के अलावा तो वो एक ऐतिहासिक संघर्ष जो है बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म का, जिसके लिए उन्होंने वो एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया है, वो है जो आज तक चल रहा है। और बाकी और भी तरीके हैं जो इस्तेमाल किए, लेकिन मेरा ख्याल है उसको हम बाद में डिस्कस करें। ये लालमणि जोशी जी की किताब जो है, ये बड़ी हिस्टोरिकल किताब है। ये लालमणि जोशी की किताब उसकी पीएचडी की है। अच्छा। हाँ, वो इसमें अपने बिहार में नहीं, यूपी में गोरखपुर की यूनिवर्सिटी बहुत फेमस थी। हाँ, राइट। बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग था। हाँ। तो जो पांडे थे, एक प्रोफेसर पांडे हिस्ट्री के, उनके अंदर उन्होंने पीएचडी की। अच्छा। तो वो उनकी किताब है। अच्छा। जो उन्होंने पब्लिश की है। अच्छा, ये कब का? ये 80 में उनकी डेथ हो गई। ये 70s की किताब है, 1970s की। अच्छा। और ये हिमाचल के थे, उत्तराखंड। लालमणि जोशी। हाँ, लालमणि जोशी। वो फिर कुछ सालों तक पंजाब में पढ़ा है, सिख हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, सिखिज्म पर भी काम किया उन्होंने। और फिर हार्वर्ड ने उनको बुलाया था, हार्वर्ड में उन्होंने पढ़ा है काफ़ी सालों तक। बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत रिगरस रिसर्चर है वो। और दूसरी एक किताब उनकी ज़बरदस्त है, वो है डाइसेंट्री बुद्धा। हाँ। उसमें उन्होंने विवेकानंद के व्यूज बुद्धिज्म के बारे में क्या है, ओके, वो बताए। उनके व्यूज कभी बदल गए थे बाद में। हाँ, बुद्धिज्म विवेकानंद के व्यूज जो है ना, ऐसे है कि वो बुद्धिज्म की प्रेज भी है। हाँ। लेकिन साथ साथ एक्सेप्टेंस ऑफ ब्राह्मणिज्म भी है, स्पेशली गॉड रिचुअल्स, इसके फेवर में है वो। लेकिन कुछ चीजों पे बुद्धिज्म की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन वो उनके ऊपर प्रेशर बहुत था। ड्यूअल माइंडसेट हो गया था। नहीं, प्रेशर उनके ऊपर प्रेशर अब ये कहना जरा मुश्किल होगा, लेकिन ये किताब में लिखा गया, लालमणि जोशी ने और उन्होंने लिखा कि वो कायस्थ थे। अच्छा। वो ब्राह्मण नहीं थे। और बंगाल में थे। हाँ, बंगाल में थे। तो ये कायस्थ वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में यूएस में जाके भाषण दे के आता है, ये कैसे पॉसिबल है? और वो 7 समुद्र क्रॉस करके गया है, जो हिंदुइज्म में है नहीं। तो जब वो ऑफिस आए तो उनका जो वेलकम करने का ये आया, तो वहाँ की जो वो हाई कोर्ट के जज थे, उनको बुलाया तो ये मना कर दिए। जब उनकी डेथ हो गई तब भी वो हाई कोर्ट के जज नहीं आए। तो ये एक उनके खिलाफ एक संघर्ष का था, तो वो बच के रहते थे। अच्छा। ये जो लालमणि जोशी कह रहे हैं, एक तरफ तो उनका दिल आ जाता है और बुद्धिज्म के बारे में खूब मुंह भर के तारीफ करते हैं, लेकिन साथ साथ फिर जो कुछ बेसिक आइडिया है ब्राह्मणिज्म की, उसको सपोर्ट करते। तो अनागरिक धम्मपाल जी ने ही उन्हें शिकागो लेके गए थे। अनागरिक धम्मपाल जी ने ही बोध गया का आंदोलन शुरू किया था उस समय, और उसी आंदोलन का परिणाम ये था कि कुछ हद तक रिस्टोरेशन हुआ, फिर एक एक्ट भी बना। महापंडित गाव संस्कृतन का भी योगदान रहा है। तो अभी जो वर्तमान में आंदोलन चल रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? वो ये आंदोलन जो है, ये एक तरीके से सरप्राइजिंग आंदोलन है मेरे लिए। मैं थोड़ा सरप्राइज ऐसे हो जाता हूँ कि बुद्धिज्म का स्प्रेड इतना ज्यादा हो गया है। ये हमें इतना अंदाजा था नहीं। और इतनी कॉन्शियसनेस है, इतना भी अंदाजा नहीं था। लेकिन मेरा ख्याल है जो यूट्यूब है और टेलीविजन का नया सोशल मीडिया है, उससे पता चल रहा कि बुद्धिज्म
काफी फैला हुआ है। क्योंकि इस आंदोलन में एक विशेष बात मैं आपको कहूँ कि इसमें दार्जिलिंग के लोग हैं, इसमें लद्दाख के लोग हैं, इसमें ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट जितने भी अरुणाचल के लोग हैं, इसमें त्रिपुरा के हैं, आसाम के हैं, महाराष्ट्र तो है ही, और उसमें तिब्बत है, तिब्बत के भी हैं, भूटान के भी आए हैं। हाँ, डेलीगेशन भूटान का भी आया था। हाँ, उसमें विक्रो का, हाँ, थाईलैंड की तो ही है। यस, और इनको आउटसाइड कंट्री में काफी सपोर्ट मिल रहा है। वो आउटसाइड कंट्री में बेसिकली जो इंडियन बुद्धिस्ट है उनकी तरफ से है, लेकिन उनके साथ साथ कुछ भिक्खु भी है जो इंडियन और कंट्री के हैं। तो मेरा ख्याल है ये इसमें से अच्छी बात जो देखने को मिलती है कि बुद्धिस्ट विचारधारा का जो स्प्रेड करने की जो एक रिवोल्यूशनरी टेंडेंसी रही है, एक हिस्ट्री रही है, वो सामने आ रही है, और मेरा ख्याल है वो काफी स्ट्रांग है। ये बहुत अच्छी बात है। और संसद में भी आवाज उठी, बिहार विधानसभा में भी आवाज उठी इस संदर्भ में। ये भी एक अपने आप में एक नए संकेत है। हाँ, लेकिन इनको उसको क्योंकि मॉरल नहीं है किसी, तो इसलिए वो कितना काम करेगी कह नहीं सकते। अब आर्गुमेंट दी जा रही है कि भाई हर एक रिलीजन का जो टेम्पल होता है वो उस लोगों के पास होना चाहिए। गुरुद्वारा होता है तो सिख होते हैं, जैन होता है तो जैन होते हैं, और सारा जो ब्राह्मणिकल और हिंदू टेम्पल है सारे ब्राह्मणिक के लोग हैं। तो ये जो एस्टेब्लिश रिकॉग्नाइज प्लेस ऑफ बुद्धा और विहारा है, प्राइम प्लेस है, तो ये तो बुद्धिस्ट के कंट्रोल में होनी चाहिए। आपने ऐसे ही उसकी कमेटी बनाई जिसको मेजॉरिटी आपने हिंदू को दी है, और वो वहाँ उस एरिया में कुछ हिंदियों का प्रसार भी करते हैं वहाँ पे। वो 5 जो बुद्धिस्ट 5 पांडव है उसको 5 पांडव बना दिया। शिवा का भी कुछ वहाँ चल रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी जो अनरीजनेबल स्ट्रेटेजी जो है ना, वो स्ट्रेटेजी अपनाई है इतिहास में भी। मैंने आपके वही अभी इस्तेमाल, क्योंकि वहां पर जो है वो यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट जब होती है तो उसके आसपास में कोई कंसेशन नहीं होने चाहिए। वहाँ एक बड़ा जगन्नाथ टेम्पल बना, वहां पे पिंडदान भी होता है जो बुद्धिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट में है। तो ये अभी भी स्ट्रेटेजी हो रही है, और ये इतना ऐसा प्लेस है कि मेरा ख्याल है ये जो वेटिकन है क्रिश्चियन, वहाँ दुनिया भर के क्रिश्चियन जाते हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि गया ही एक ऐसा है जहाँ वेरियस कंट्रीज से लोग आते हैं। ये एशिया के जो बुद्धिस्ट है वही नहीं आते, तो आप देखेंगे कि यूरोप से है, यूएसए से है बुद्धिज्म। यूरोप में और अमेरिका में काफी हद तक फैला हुआ है, अट्रैक्शन है उसके प्रति। तो वहाँ पर कई मोनेस्ट्रीज भी हैं, लगभग 70 देशों के मोनेस्ट्रीज वहाँ पर है। तो बहरहाल सर से हमने जाना कि ये हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट कैसे था, और सर ने हमें बहुत विस्तार से समझाया, कुछ किताबों का संदर्भ लेके। विशेषतः लालमणि जोशी जी की किताब है, और एक किताब जो अभी मैंने आपको दिखाई थी, हार्डशिप एंड डाउनफॉल ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, ये इटली के लेखक हैं, उनकी किताब थी। तो सर अंतिम सवाल मेरा यही है कि अब ये जो आंदोलन चल रहा है, और जिस तरह से समूचे दुनिया के बौद्ध इकट्ठा हो रहे हैं, भारत के बौद्ध इकट्ठा हो रहे हैं, तो क्या सरकार ने स्टेप लेनी चाहिए और किस तरह से आंदोलन आगे जाना चाहिए? मेरा ख्याल है आंदोलन तो लोग जो है बड़े पीसफुल और डेमोक्रेटिक तरीके से कर रहे हैं। जो आंदोलन जस्टिफाइबल है, एक्सप्लेन भी दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। अब एक शंकराचार्य ने कहा कि ये आंदोलन हिंदू के खिलाफ क्यों है। अब वो जो शंकराचार्य जिस पीठ पे बैठे हुए हैं वो उस ट्रेडिशन के शंकराचार्य के ट्रेडिशन के जिन्होंने ब्राह्मणिज्म को सपोर्ट किया हुआ है, जाति कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करने वाले। अब एक शंकराचार्य ने आपको कहा है कि मनुस्मृति तो आधार होना चाहिए, है ना। तो ऐसी विचारधारा यदि शंकराचार्य की है तो उनसे एक्सपेक्ट करना बहुत मेरा ख्याल है उतना एक्सपेक्ट करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन इसमें गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने लीड लेनी चाहिए। बिहार गवर्नमेंट भी कर सकती है कानून को। बिहार गवर्नमेंट, नीतीश कुमार ने इसमें लीड लेना चाहिए, नायडू ने लीड लेना चाहिए, और मेरा ख्याल है ये बहुत लेजिटिमेट है। और वो एक्ट है, उसको एक्ट चेंज करके वो गया का जो मैनेजमेंट है मेरा ख्याल है वो बुद्धों के हाथ में देना चाहिए।
और ये इंटरनेशनली इसका इसका एप्रिसिएशन भी होगा, वेलकम भी होगा। राइट राइट। तो ये जो टेम्पल बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट जो है, इसे बदल दी सरकार, बिहार सरकार बदल सकती है, केंद्र सरकार बदल सकती है, और अगर ऐसा होता है तो इंटरनेशनली इसको एक अच्छा रिकॉग्निशन मिल सकता है, क्योंकि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बोध गया का टेम्पल है। और सर ने विस्तार से समझाया कि संघर्ष कैसे था और किस तरह से एलिमिनेट करने के लिए म्यूजियम को बिहारा को भी डिस्ट्रक्ट किया गया, बाद में उसको अपनाया गया। इसके साथ साथ वायलेंस भी हुआ, लिटरेचर के माध्यम से कई ऐसे स्ट्रेटेजीज थी जिसके माध्यम से बुद्धिज्म को पूरी तरह से एलिमिनेट करने का काम यहाँ के ब्राह्मणिज्म सिस्टम ने किया था। और एक अच्छी बात भी है, संकेत भी सर ने कहा कि बुद्धिज्म राइज हो रहा है, लोग राइज हो रहे हैं, अपने हक अधिकार के लिए अब आवाजें उठ रही है और डेमोक्रेटिक वे से आवाज उठ रही है। मुझे लगता है कि सरकार इस बात का संज्ञान जरूर लेगी। और ये जो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट साइट है, विशेषता बोध गया की, कि जहाँ पे भगवान बुद्ध को समाधि प्राप्त हुई थी, इसको बौद्धों के हाथ में सौंपने के लिए वो प्रयास करेगी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से एक आंदोलन चल रहा है विगत कई दिनों से, उस आंदोलन सफलता की ओर जरूर जाएगा। सर, आप हमारे बीच में हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।